Good morning, students. Today we are going to learn Indian economic development and its last chapter. As the chapter has been written over here, development experience of India, Pakistan and China, a comparison with neighbors. यानी कि भारत, पाकिस्तान और चाइना के विकास का अनुभव और उनके हमारे पड़ोसियों के साथ तुलना के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। विशेषकर अगर हम सिलेबस में देखें तो ये टॉपिक दिया हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में तुलना, भारत और चाइना के बीच में, और कुछ इश्यूज है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के बारे में, पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में, सेक्टरल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का किस प्रकार से तीनों कंट्री में डेवलप हुआ है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, सीखेंगे इस चैप्टर में। हर चैप्टर जो है सिलेबस में दिया गया, जो डिलीट नहीं हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर अपना ध्यान दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं भारत और इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में। विशेषकर आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि ये तीनों देश बहुत ही हाल ही में, यानी कि 70 साल पहले 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको पता है हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही निम्न स्तर पर थी, यानी कि एकदम शिशु अवस्था में थी जब हम आज़ाद हुए। इसी तरह चाइना भी 1949 में जो है आज़ाद देश बना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप से वह जाना गया 1949 से। ये तीनों देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से अपने देश को या आर्थिक तौर पर विकास करें। तीनों ही देश विशेष करके अपने जो आर्थिक विकास के लिए अपने देश का उन्होंने योजना बनाई कि हम देश को जो है समाजवाद की ओर लेकर के जाएंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान शुरुआती दौर पर समाजवाद की ओर ले जाने में ज़रा सा हिचकिचाए। कारण उसका ये था कि अगर समाजवाद की ओर ले जाएं, यानी कि देश का सरकार की ओर से सारा उत्पादन, सारे वस्तुओं का वितरण, सारा जो सेवाओं का कार्य, सब कुछ सरकार करना, ये कार्य उतने आसान नहीं थी। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इसके लिए बहुत भारी मात्रा में चाहिए था और हमारे पास लगभग ज़ीरो की तरह थी आज़ादी के बाद में। तो 1951 में हमारा देश जब योजना काल शुरू किया, पाकिस्तान भी लगभग उसी समय में अपने योजना काल को जो है वो प्रारंभ किया था। मगर हम दोनों ही देश, इंडिया और पाकिस्तान, विशेष रूप से पूर्ण रूप से समाजवाद की ओर यानी कि सोशलिस्ट की ओर नहीं गए, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए। एक तरफ उनके पास में चुनाव था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। कुछ निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया गया और बाद में योजना बनाई गई कि धीरे धीरे जो है भारत में विशेष करके संविधान के प्रस्तावना में भी जैसे लिखा गया भारत एक समाजवादी देश बनेगा करके, तो धीरे धीरे जो सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसको भी गवर्नमेंट सेक्टर में यानी पब्लिक सेक्टर में कर दिया जाएगा, ऐसी योजनाएं बनाई गई थी। पाकिस्तान भी लगभग उसी तरह से चला था। मगर चाइना जो है विशेष करके वह पूर्ण रूप से जो है समाजवाद को अपनाया। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थी जिसके कारण उन्होंने सारे के सारे विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से सरकार के नियंत्रण में यानी पब्लिक सेक्टर के नियंत्रण में सारे कार्यों को शुरू किया। शुरुआती दौर पे सभी तो धीरे धीरे कम ही लग रहा था, यानी कि लगभग 1980 तक तीनों ही देश का जो विकास दर है वो बहुत नीचे थी। लेकिन उसके बाद सडनली जो है तीनों ही देश में, विशेषकर अगर हम कहें चाइना में जो है 1978 में ही रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गए थे। भारत में 1991 में रिफॉर्म हुआ और पाकिस्तान में 1981 में। फिर से मैं दोहराता हूँ, चाइना में 1978 में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, आर्थिक सुधार हुआ। इंडिया में 1991 में और पाकिस्तान में 1981 में जो है शुरू किया गया। शुरुआत तो सबकी अच्छी रही, परंतु इस रिफॉर्म के बाद ही हम कह सकते हैं आर्थिक विकास में तेज गति आई। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से
हमारा ये तीनों देश जो है विशेष रूप से आर्थिक विकास कैसे हुआ, उनके पॉपुलेशन की स्टेटस क्या है, उनका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये किस प्रकार से है, उसके बारे में इस अध्याय में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो इन पॉइंट्स पर हम जो है विशेष ध्यान देंगे। शुरुआती बातों को आपने जाना, तीनों ही देश प्रारंभ रूप में अपने विकास कार्यों के लिए योजना काल को अपनाया। इसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जो है कार्य को शुरू किया गया। शुरुआत में स्लो था, परंतु इसके बाद तेज गति पकड़ा। तो यहाँ तक हमने जो है इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको जाना। अब हम जो पॉइंट्स हैं उसके आधार पर, इश्यूज़ के आधार पर हम देखेंगे। विशेषकर इंडिया और पाकिस्तान का जो विकास है चाइना की तुलना में आज के डेट्स में अगर हम देखें तो उनका विकास दर बहुत नीचे है। चाइना हमसे बहुत आगे चला गया है। और इंडिया और पाकिस्तान के इसमें देखें तो इंडिया जो है पाकिस्तान से विकास दर में यानी जीडीपी ग्रोथ में हमारा आगे हुआ है, और चाइना जैसे मैंने पहले बताया वो हमसे आगे निकल चुका है। अब हम एक एक इश्यूज़ जो हैं उनके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। विशेषकर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास इन तीनों देश में किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड में लिखा है एवरेज जीडीपी ग्रोथ, यानी कि लगभग 2014-15 तक चाइना का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आर्थिक विकास 9.5% था। यानी प्रतिवर्ष जो है वो कभी 8, कभी 9, कभी 10, इवन एक बार जो है चाइना में 15% तक भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। भारत में एवरेज जो है 5.8 यानी 7, 8, 9 तक भी गया था, और पाकिस्तान में 4.1। मैं ज़रा सा इसको बता दूं, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद ये एक चिन्ह है किसी भी देश के आर्थिक विकास का। कैसे? अगर जितना ज़्यादा प्रतिवर्ष जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी, उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पूंजी का निर्माण हुआ, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उतना ज़्यादा रोजगार आया। तो विकास का चिन्ह पूरे दुनिया में अगर हम कहें उसके प्रतीक के रूप में जीडीपी को ही देखा जाता है। तो आप सरलता से देख सकते हैं कि चाइना जो है इंडिया और पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, जो है उनके जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर हम कह सकते हैं। आज दुनिया में चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है। यूएसए के बाद चाइना जो है सबसे बड़ा आर्थिक जो है देश के रूप में उभरा है। उनका 10.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर उनका जो है आंका गया है उनके इकोनॉमी में। आज के संदर्भ में 2019 में कहा जाए तो 27 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो है यूएस डॉलर का उनका जीडीपी का जो है प्रोडक्शन हुआ है। उनका जो है प्रोडक्शन जो हम कह सकते हैं उनका उत्पाद हुआ है करके। इंडिया का जो है 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर और पाकिस्तान का 0.47 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इससे इन तीनों बातों से आप कुछ बातों को जान सकते हैं। विकास सबसे ज़्यादा चाइना में हुआ है, उसका कुछ रीज़न को मैंने लिखा है। चाइना में जो है आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है सब बड़ा रीज़न जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में वहाँ की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की एक पॉलिसी को अपने देश पे लागू किया। यानी हर घर के कोर्टयार्ड में, उनके आंगन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ पर छोटा बड़ा जो भी इंडस्ट्री हो सकता है उसको लगाने का प्रयास किया गया, और जिसके तहत चाइना में एक रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री का। बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है छोटे छोटे चीज़ों का हुआ, और उन्होंने विश्व मार्केट की ओर अपना ध्यान बटाया। ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी था चाइना, क्योंकि सोशलिस्टिक अपनाने के कारण उनका देश का जो है अन्य विश्व के साथ में खुली अर्थव्यवस्था नहीं थी, बंद थी। जबकि भारत और पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और विदेशी निवेश के लिए खुला रखा था। परंतु इसके बावजूद भी शुरुआत के दौर पे भारत या पाकिस्तान जो है 1980 तक हम कह सकते हैं, और भारत 1991 तक इनवर्ड लुकिंग था। यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना, जो कुछ भी यहाँ पर उत्पादन हो सकता है उसको उत्पादन करें, जितना कम हो सकता है हम आयात करें,
और इसके कारण निर्यात भी हमारा कम हो गया था। एक हम कह सकते हैं कि 1991 तक आते आते देश में आर्थिक जो स्थिरता आ गई थी, ग्रोथ कम हो गया था। हम उसको बाद में देखेंगे। चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत मैंने बताया हर घर के पीछे जो है, आंगन में जो है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए सरकार ने बढ़ावा दिया, सहायता किया, उससे बढ़ा। दूसरा एक बड़ी बात उनकी हुई, ग्रेट पोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन करके वहाँ पर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स गांव की ओर जाएं, कंट्री साइड जाएं और वहाँ से वो सीखें। ये 1966 से लेकर के 1976 तक चला। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में उन्होंने ऐसा कहा कि शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स लोग वो जाएं गांव की ओर। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत भारी बदलाव तो नहीं आया, परंतु उस देश की पॉलिसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा उनके इकोनॉमी को बूस्ट किया और दुनिया में उनके इकोनॉमी को सबसे आगे लेकर के गया, वह है सेज, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि 1978 में बनाया गया। ये क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या चीज़ है? विशेषकर उन्होंने अपने देश के बहुत से बड़े बड़े इलाकों को जो है विदेशी निवेश के लिए खोल दिया, यानी कि तुम आओ और यहाँ पर सारी सुविधाओं को हम, जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए सारी तरह का सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी सुविधा देने का उन्होंने वादा किया और उसके अनुसार से किया भी। साथ ही साथ चाइना के बारे में एक और बात बता दें, जो वहाँ पर जो ट्रेंड यानी कि स्किल्ड जो लेबर्स हैं वो बहुत सस्ते पड़े। विदेश, विशेष करके पश्चिमी देशों में अगर स्किल्ड वर्कर हैं उनका जो पेमेंट है उसको बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। उसी जगह पर चाइना में उसी तरह का स्किल्ड लेबर के लिए उसके आधे से भी कम था। तो इससे प्रभावित होकर के बहुत से वेस्टर्न कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मल्टीनेशनल कंपनीज थे, वो चाइना में अपना उद्योग धंधों को लगाया और विशेष करके सेस के तहत उनको ये छूट भी मिली बिजनेस करने के लिए। और इससे क्या हुआ, चाइना एक बहुत बड़ा विनिर्माण का केंद्र बन गया। यहाँ पर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए भारी मात्रा में हुआ। और आप सब जानते हैं, आज अगर आप देखते होंगे तो चाइना न केवल भारत परंतु यूएसए से लेकर के विश्व के तमाम मुल्कों में, अफ्रीकी देशों में, अरब देशों में, यूरोपीय देशों में भी अगर आप जाकर के देखें तो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो बहुत भारी मात्रा में वहाँ पड़ा, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी में एक भारी बूस्ट हुई और वह इन तीनों देशों की तुलना में उनका इकोनॉमी ज़बरदस्त रूप से वो आगे बढ़ चला। ये बात विशेष रूप से आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ सकता है, व्हाट इज़ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, या व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेट proletarian cultural revolution which took place in China, or a special economic zone which is started in 1978. So please go through your textbook also, these things have been given, or you can refer the reference book also, you can go through. But the main theme I just told you, keep it in your mind. Next we are coming to India. As we know, हमारा देश भी जो है विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, परंतु शुरू में हमारा इनवर्ड लुकिंग था, यानी कि हम विदेशी निवेश को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे थे। और बड़ी बात यह भी हुई कि 1991 तक आते आते जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, गवर्नमेंट से चलाए जाने वाले बड़े से बड़े उद्योग धंधे, अधिकतर में जो है लॉस कंटिन्यूसली होता चला गया। और इस कंटिन्यूस लॉस के कारण क्या हुआ, जो लोन हमने लिया हुआ था उसको इंटरेस्ट के साथ पे बैक करने में बड़ी दिक्कतें होने लगी। आपको वास्तविकता पता होगा, जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो, जिसमें कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताया गया था। 1991 में अडॉप्ट करने के पहले ओनली 14 डेज के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रह गया था, विदेशी विनिमय यानी कि विदेशी मुद्रा उतना ही रह गया था। बाद में जब निगोशिएट करने के लिए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे चंद्रशेखर जी थे, वो जब वर्ल्ड बैंक के पास गए तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आपकी जो पॉलिसी है इनवर्ड लुकिंग या पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने का, उसको बदल करके आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि NEP को अपनाइए। उन्होंने ही सजेशन दिया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि अपना जितना भी रिजिड है प्राइवेट सेक्टर को जो है प्रोडक्शन क्षेत्र में आने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में आने के लिए उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप कम कीजिएगा। और जो पब्लिक सेक्टर में जो कंपनियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं उसका जो विनिवेश करो उसको प्राइवेट सेक्टर की ओर दो, और अपने इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ में, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में लिंक करो करके।
उनके साथ मानना पड़ा। कारण ये भी था क्योंकि हमें तुरंत लोन चाहिए थे, तुरंत फॉरेन करेंसीज चाहिए थे। और उसके बाद 1991 के बाद से हमारे देश में आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ। जिस प्रकार मैंने पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सोशलिज्म की ओर हम जाएंगे, परंतु आज हमारा देश सोशलिज्म की ओर नहीं, पब्लिक सेक्टर की ओर ज़्यादा नहीं, परंतु प्राइवेट सेक्टर की ओर ज़्यादा अपना महत्व को दे रहा है। और इसके तहत हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक नई पटरी पर आगे की ओर बढ़ती चली गई। फिर भी अब जो पेंडेमिक का समय आया है या इससे थोड़े पहले ही कुछ कारणोंवश जो है ये नीचे की ओर गया है। इससे पहले भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा एक इशू है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना के तुलना में उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इन बातों को आप अपने दिमाग में रखिएगा। पाकिस्तान के बारे में 4.1 है, वहाँ पर जो है राजनीतिक उथल पुथल बहुत ही खराब रही है, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाई। फिर भी उन्होंने कुछ हद तक जो है गरीबी को कम किया है। दूसरा जो इशूज़ था जिसका अध्ययन हमें करना है वह है पॉपुलेशन का, यानी कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जनसांख्यिक रूपरेखा के बारे में। ये भी तीनों कंट्री का हमें अध्ययन करना है। देखिएगा यहाँ पर जो डाटा मैंने लिख करके रखा है, पहला है भारत का पॉपुलेशन। हम सब जानते हैं 2011 में जो सेंसस हुआ था, हर 10 ईयर्स के बाद में सेंसस होता है। इस बार अभी तक हुआ नहीं है पेंडेमिक के कारण। जो 121 करोड़ से भी ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन था। वहीं पर चाइना का 133.9 करोड़ पॉपुलेशन, और पाकिस्तान जो कि उनके क्षेत्रफल भी जो लैंड है वो भी जो है कम है, 18.48। तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है चाइना और सेकंड भारत है। अगर वर्तमान में कहें तो भारत का अभी लगभग 135 हो गया है, और पाकिस्तान का उससे भी चाइना का उससे भी, यानी कि करीब 140 से भी ऊपर हो गया होगा। लेकिन जो डाटा है उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो है 1.76 है इंडिया की, और चाइना का जो है 0.46 है, और पाकिस्तान का 1.8 है। ये क्या बताता है मैं आपको बताऊं अभी। विशेष करके भारत में तेज गति से जनसंख्या का विस्फोट होने का कारण, ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या बढ़ना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना चाहिए समय के साथ में। अगर वहाँ पर पीस है और प्रॉस्पेरिटी है तो बढ़ता ही है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए, यहाँ ऑलरेडी पहले जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, ज़मीन के ऊपर दबाव, रिसोर्सेज के ऊपर दबाव, संसाधनों के, हर प्रकार के संसाधनों के ऊपर में दबाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन अधिक होता जाता है, बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो सकती है। चाइना का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हर साल का जो ग्रोथ रेट है 0.46 हुआ। उसका मुख्य कारण अगर हम कह सकते हैं 1979 में उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया चाइना ने, यानी कि हर फैमिली में एक बच्चा हो। हमारे देश में उसके उस स्थान पर कहा गया हम दो हमारे दो, ये कंपलसरी नहीं था। चाइना सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट देश होने के कारण वह नियम को बड़ी कड़ाई से लागू किया गया, और एक बच्चे का ही नॉर्म्स को सबने वहाँ पर अपनाया, जिसके कारण उनका पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट बहुत कम है। तीसरा पाकिस्तान और इंडिया का लगभग उसी तरह है, पॉपुलेशन तेज़ गति से बढ़ रहा है। अब रहा बात डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, आप देख सकते हैं 382 एक स्क्वायर किलोमीटर में, वह एक वर्ग किलोमीटर को अगर हम कहें तो भारत का 382 1 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जबकि चाइना में 143। चाइना हमारे देश से भी उनका जो भौगोलिक मानचित्र है या एरिया है वो बहुत बड़ा है, 143 है। और पाकिस्तान छोटे देश होने के कारण वहाँ पर भी 225 पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन रह रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि तेज़ गति से जो है पॉपुलेशन हमारा देश का जो बढ़ रहा है, इसका दबाव जो है रिसोर्सेस पर आने वाले दिनों में या अभी से बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। शिक्षा के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से इसे कंट्रोल में तो लाया गया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं हमारा पॉपुलेशन संसार में हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर में हम नंबर 1 भी हो जाएं। तो आपने जनसांख्यिकीय रूपरेखा को इसके द्वारा देखा, ये भी कभी कभी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसलिए इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो तीसरा हमने जनसंख्या के ऊपर में विस्तार पूर्वक हमने जान लिया था, और उसमें अगर हम कहें आप पुस्तक का भी ज़रूर सहारा लीजिए लेटेस्ट डाटा को जानने के लिए, और नेट का भी सहारा ले सकते हैं। तीसरा जो इशू था कंपैरिजन का, वो था स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ,
जीडीपी ग्रोथ स्ट्रक्चरल वाइज यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर में किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर हुआ, उसका परसेंटेज वाइज यहाँ पर दिया गया इन तीनों कंट्रियों का। याद रखें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के रूप में इकोनॉमी को 3 बड़े भाग में बांटा गया है और उसके आधार पर ही हम जान सकते हैं कि कहाँ कैसे विकास हुआ। देखिए, भारत का अगर कहें प्राइमरी सेक्टर में 13.7 पॉपुलेशन जो है का परसेंटेज उसमें लगा हुआ है और जीडीपी का जो है उसमें 13.7% जो है उसमें ग्रोथ को दिखाया गया। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में 21.5 है और तृतीय क्षेत्र में 69.8, यानी आज़ादी के बाद धीरे धीरे जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जो है तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र से हुआ, क्योंकि हमने योजना काल में पहले एग्रीकल्चर पर इम्पोर्टेंट दिया था, उसके बाद इंडस्ट्री और उसके बाद तृतीय क्षेत्र पर हमने अपना ज़्यादा महत्व दिया। इसलिए आज ज़्यादा परसेंटेज जो है जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर से भारत का मिल रहा है। चाइना का अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी में जो है 9.2 उनको जो ग्रोथ हो रहा है, 42.6% जीडीपी में उसका परसेंटेज आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर का एंड टर्सरी सेक्टर का 42.2। मैंने जैसे पहले बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना में बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए लगभग आधा आधा है टर्सरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में। पाकिस्तान की स्थिति को देखा जाए तो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में 25.3 है, 21.6% जो है सेकेंडरी सेक्टर में एंड 53.1 जो है टर्सरी सेक्टर में। पाकिस्तान में भी एक अच्छी बात वहाँ पर ज़्यादा हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरीकरण की ओर लोग ज़्यादा जो है पलायन हुए और वहाँ की और एक पॉइंट भी कहा जाए तो शुद्ध जल देने की बात भी वहाँ पर ज़्यादा हुई। ये है स्ट्रक्चरल तौर पे किस प्रकार जो है ये तीनों देश का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के रूप में जीडीपी में उनका परसेंटेज को आप ये ध्यान दीजिए। इस तरह के प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। याद रखें, इसमें बहुत से विषयों को देखा जाता है। मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश का सबसे पहला है कि उसमें जीवन प्रत्याशा यानी कि उनका एवरेज जो उम्र है जीने का वो कैसा है करके। आपको पता भी होगा, भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारा लगभग 36 ईयर्स था हमारा एवरेज एज, लेकिन आज जो है हमारा 65 से ऊपर हुआ है। अब बेहतरीन शिक्षा मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर ये सब के कारण, लेकिन हमसे भी बहुत ज़्यादा चाइना हमारा से जीवन प्रत्याशा के रूप में आगे गया। मैं उसमें डाटा में नहीं दिया। उसके अलावा जो है विशेषकर इसमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किस प्रकार से है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर कैसे है, और प्राउड शिक्षा यानी कि अडल्ट एजुकेशन का स्तर कितना है। जितना ज़्यादा उतना इंडेक्स में जो है ऊपर होंगे। इस तरह सैनिटाइजेशन, वाटर फैसिलिटी फॉर द परसेंटेज यानी कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, सो मेनी मैटर्स आर देयर कम्स अंडर द HDI। बहुत से विषय को आते हैं जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखा जाता है। मैंने बताया जीवन प्रत्याशा भी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, देन जो विशेष करके जो है उनके आर्थिक स्थिति में भी उनका पर कैपिटा इनकम किस प्रकार से है, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ किस तरह है, ये तमाम बातें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती है। तो हम देखते हैं जैसे कि भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.58 है, यानी कि हमारा अभी तक 1 में नहीं पहुँचे, हम आधा से थोड़ा ज़्यादा है। चाइना बहुत ऊपर है 0.75। अगर 1 अगर आता है तो वो बहुत बेहतरीन माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि हम कह सकते हैं जापान हुआ या नॉर्वे हुआ या कनाडा हुआ या USA हुआ, उनका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ऊंचा है। चाइना जर्मन या इंग्लैंड इस तरह के देशों का। और देखते हैं हम पाकिस्तान का भी लगभग बराबर ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम भारत से मगर उसका नीचे है 0.53। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है भारत का 37.8 है, यानी कि प्रति 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 37.8 की डेथ होती है। चाइना में ये उससे भी कम है, 11.8 है। 1000 बच्चों में 11.8 बच्चों का ही डेथ होता है, यानी वो मृत्यु को देखते हैं। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लगभग 50.4 बच्चे जो हैं 1000 जो जन्म होते हैं उसमें से है। ये बेहतर कैसे होता है?
या हमारा कंट्री क्यों पाकिस्तान से ज़्यादा बेटर है, इसका एकमात्र रीज़न है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ का जो डेवलपमेंट धीरे धीरे देश में हुआ। चाइना में हमसे भी बहुत ज़्यादा बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जिसके कारण वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इवन मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी भारत से बहुत कम है चाइना में, और पाकिस्तान और इंडिया में वो ज़्यादा है। मैंने इस पे नहीं दिया है। सैनिटेशन के मामले में इंडिया 63% अभी तक हुआ है, हम कह सकते हैं साफ़ है दुनिया में, और चाइना जो है 76 हमसे बहुत बेहतरीन, पाकिस्तान उससे भी नीचे है साफ़ सुथरा के मामले में। मैंने पहले ही बताया कि ड्रिंकिंग वाटर के जो प्रोवाइड करने के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में पाकिस्तान भारत से आगे है, परंतु बहुत से क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के मामले में या अन्य शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहे जाए तो भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। और अंडर नरिश यानी कि कुपोषण कितने परसेंटेज है, तो 20% लोग आज भी हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये ह्यूज है, बहुत बड़ा है। देश बहुत सी योजनाओं को बना रहा है ताकि जो कुपोषण से बाहर निकाला जाए। बीपीएल का कार्ड दिया जा रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन को जो है बहुत से फैसिलिटीज़ को दिया जा रहा है, उनको राशन के थ्रू भी जो है जो ज़रूरी खाद्य पदार्थ हैं उनको दिया जा रहा है। परंतु फिर भी हम कह सकते हैं जो पहले डाटा के अनुसार से अभी भी जो है 20%, हम उम्मीद करते हैं कि जो नए जो सेंसस होगी उससे हमें मालूम होगा कि ये कम हुआ है। और चाइना में 11% और पाकिस्तान भी लगभग उसी तरह है। देखिएगा दुनिया में जो HDI जो रैंकिंग होता है उसमें भारत का स्थान 135 है, यानी कि आज भी कई देशों से हम बहुत ही HDI के मामले में नीचे हैं। हमारा देश 1, 2, 3 में नहीं है, 10 में भी नहीं है, 100 से भी ज़्यादा। लेकिन चाइना जो है 91 रैंक में है और पाकिस्तान 143 रैंक उनका आया हुआ है, यानी कि वो हमसे भी ज़्यादा जो है HDI के मामले में नीचे है। तो ये कुछ बातें आपको मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डाटा के साथ बताया है। जो भी डाटा यहाँ पर दिया गया आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इनको, और याद रखिएगा एग्ज़ाम में डाटा से भी, क्योंकि ये तो परिवर्तित होता है, मगर आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, उसका इंडेक्स क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने कहा जितना ज़्यादा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उतना बेहतर होगा, जितना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगी उतना वह देश अच्छा है करके माना जाएगा। उसके लिए सिर्फ साफ़ सुथरा और मेडिकल फैसिलिटीज़ की बातें हैं। और अंडर नरिश जिस भी देश का हो, कुपोषण वहाँ पर कम हो, तो वह देश भी समृद्धि की ओर हम मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का दिन आपने जो है लास्ट चैप्टर को, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज था उसके बारे में देखा और उनका कंपैरिजन देखा। कंपैरिजन में विशेष रूप से आपने देखा तीनों ही देश लगभग एक समय में अपना विकास का कार्य को शुरू किया, परंतु 1978 से जब चाइना में वहाँ पर इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, उनका इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ा। पाकिस्तान स्टार्ट तो किया 1981 में ही, परंतु उनका उतना तेज़ी से नहीं हो सका, उसका पॉलिटिकल रीज़न था और अन्य उनके देश का बहुत से अन्य कारण था। भारत 1991 के बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे आ रहा है। तो आपने कुछ बातों को जो है इस चैप्टर के जरिए सीखा, विशेष करके कुछ इश्यूज़ को, इकोनॉमिक ग्रोथ के इशू को, एक और जो है पॉपुलेशन के मामले को, स्ट्रक्चरल किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, HDI को, इन तमाम बातों को फिर से रिपीट कीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए।